हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया है? पढ़ाई कर रहे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चले फिर आगे बढ़ें। डिफ्रेंशिएशन समझ में आ गया ना? डिफ्रेंशिएशन में कोई डाउट तो नहीं है ना? और भी देखिए, आगे और पढ़ने को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। अभी तो जस्ट यूं ही आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। जैसे आपको आगे अगर पढ़ेंगे जरूरत पड़ेगी, कहीं ऐसा लगेगा कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको अभी फ़िलहाल नहीं बताया गया है, उसको बताया जाएगा, ठीक है। इन फ्यूचर अगर हम लोग मान लीजिए मैकेनिक्स या फिर आने वाले समय में जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, उस समय अगर लगेगा कि नहीं ये डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं आता, छूट गया है, ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा। उसके लिए चिंता की बात नहीं है। अभी मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज हो गया है। समझ रहे बात? आपको बेसिक नॉलेज होगा, मतलब अगर मैं कुछ बताऊँ फ्यूचर में ना, तो आपको कोई ऐसा बात नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, समझ जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी के लिए मैंने बताया, मुझे पता है डिफ्रेंशिएशन और जो कैलकुलस पार्ट है पूरा होल सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में है। समझ रहे हैं? बस आपको अभी फिजिक्स में कहीं कहीं न्यूमेरिकल में या फिर कोई चैप्टर ऐसा होगा जिसमें कि डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है, और काफ़ी होता है, बट काफ़ी बेसिक लेवल पे बात किया जाता है, ठीक है। और ऐसा मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा लगेगा फंक्शन, ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, आने वाले समय में, तो उसको आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इतना बता सकते हैं कि आप समझ जाएंगे अब, है ना। ऐसा है कि अब आप समझ जाएंगे। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सुने नहीं रहते और मैं फिर बताता कि देखिए ऐसा होता वैसा होता, तो तब उस समय आपको तकलीफ हो सकती थी, लेकिन अभी कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके लिए चिंता नहीं करेंगे आप लोग, जितना आप समझ गए हैं, ठीक है, तो अच्छा है। नहीं भी अगर कोई कहीं डाउट रह गया है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। इसका कैलकुलस का सेकेंड पार्ट जो है इंटीग्रेशन, ठीक है, आज बात करेंगे इंटीग्रेशन पे। तो चलते हैं, हेडिंग लगाते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली देखा जाए ना, तो जस्ट डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स अगर कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन देता है। हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या जानते थे, अभी क्या पढ़े थे कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, ठीक है, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, अगर इसको x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो अपन लोग क्या मिलेगा, अपन लोग को मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और ये हम लोग को क्या मिलता था, एफ डैश एक्स हो जाता है, एक्चुअली में एक नया फंक्शन मिल जाता है। अगर कोई फंक्शन, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, आपको पता है, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, x के पावर सपोज 3 दिया है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 दिया आपको, ठीक है। तो यह एक फंक्शन है जिसमें x के पावर में कितना है, 3 है। अगर आप क्या करते थे, dy बाई डी एक्स अगर डिफ्रेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को, तो अपन लोग को क्या मिलता था जी, dy बाई डी एक्स एक्स के पावर 3 अगर करेंगे तो आप सभी को पता है ये मिल जाएगा कितना, 3x²। तो क्या 3x² एक नया फंक्शन, अच्छा इसको हम लोग एफ भी लिखते थे, याद है ना। इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एफ, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स, जानते हैं ना क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ x है ना। फंक्शन अभी कितना दिया है, x कितना दिया है, x3, मतलब x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग को ये वैल्यू मिलता है, ठीक है। फिर f क्या डिनोट करता है कि कौन सा फंक्शन है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x3 दिया है, और इसके x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग को क्या मिलता है, y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलता है। तो हम लोग x के पावर 3 को एफ भी लिख लेते हैं, जिसमें ये अंदर में ब्रैकेट में x क्या बताता है कि x का यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो इस चीज़ को अगर एफ बोलते हैं तो मैं x के पावर 3 को लिख सकता हूँ एफ, जो चीज़ मैंने यहाँ लिखा है एफ मतलब x के पावर 3, और वो कितना निकल के आया, 3x²। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एफ डैश एक्स लिख देते हैं, एक नया फंक्शन बोल दिए, ठीक है। एफ भी एक फंक्शन है, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जो 3x² मिला वो भी एक नया फंक्शन है, लेकिन ये कब मिला, एक इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद मिला, ठीक है। तो क्या यहाँ से आप समझ गए कि ऐसा लिख सकते हैं हम लोग
कि अगर y इजिकल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, उसको x के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड, तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाता है, dy डी एक्स ऑफ एफ एक्स दैट इजिकल टू एफ डैश एक्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं जब बोल रहा हूं कि जो इंटीग्रेशन होता है, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है ना, कुछ नया नहीं, ये जो डिफरेंशिएट किए हैं उसी को रिवर्स कर देते हैं ना, तो इंटीग्रेशन कह देते हैं उसको। ठीक है, अभी समझ में आएगा, एक एग्जांपल से समझाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, बोल रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। मतलब अगर हम लोग का मान लीजिए ऐसा दिया है कि इसको और एक पॉइंट बनाएंगे, इफ differentiating fx with respect to x, we are getting, अगर हम लोग fx को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देन हम लोग क्या मिल रहा है, we are getting f डैश x, जो मैंने यहाँ लिखा है, यही तो, इसी लाइन को तो मैंने यहाँ लिखा है वर्ड में, कि अगर आप y को एफ एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो आपने क्या मिल रहा है, आपने f डैश x मिल रहा है। ठीक है। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे ये लिखते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स will give you fx। बोल तो रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन को रिवर्स कर दीजिए तो आपको क्या दे देगा, इंटीग्रेशन दे देगा। मतलब अगर fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में f डैश x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिल जाएगा, फिर से fx मिल जाएगा। ठीक उल्टा फिर से मिल जाएगा हम लोग को। क्या कहानी क्लियर है, सबको समझ में आया? ठीक है। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ तक नीचे दिखेगा, चलिए लिख लेते हैं, देखेंगे दिख रहा है कि नहीं। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, symbolically we can write इसको बोलते हैं सांप, मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल f डैश x डॉट डी एक्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन डी एक्स क्या देगा, एफ एक्स दे देगा। क्या क्लियरली दिख रहा है आपको? ओके, दिख रहा है, समझ गए हम लोग क्या बोल रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस चीज़ को देखिए, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग एक फंक्शन था एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, उसको डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या दे दिया, एफ डैश एक्स दे दिया। अगर फिर से इसको ऐसे इंटीग्रेशन डाल देंगे, डी एक्स यहाँ डाल देंगे, ठीक है, तो वो आपको वापस क्या देगा, एफ एक्स दे देता है। ठीक है, मतलब देखिए, अगर हम लोग दोनों साइड अगर क्या करें, इसमें इसको यहीं पे लगा दे रहे हैं, अगर मैं क्या करूं, एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स लिख दूं, तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाता है। ये एफ डैश एक्स कहाँ से मिला था, इससे मिला था। अगर यहाँ पे एक सांप ऐसे डाल देंगे और उसको डी एक्स से इंटीग्रेट कर देंगे इसके रिस्पेक्ट में, फंक्शन के रिस्पेक्ट में,
तो आपको फिर से वापस fx मिल जाता है। यही लिखा गया है यहाँ पे, रिवर्स कर देते हैं बस। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको हम लोग। ये सिंबल जो दिख रहा है ये क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। दिस इज सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। और ये एक टाइप का कैसा है, एलोंगेटेड एस है। एस को थोड़ा सा खींच दीजिए, ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन का सिंबल बन जाता है। इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। कुछ अब जैसे डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला था ना, वैसे वैसे इंटीग्रेशन का भी कुछ फॉर्मूला होता है। तो पहले तो मैं सोच रहा हूँ फॉर्मूला बता दूँ, ताकि मैं अगर इंटीग्रेशन करूँ तो आपको समझ में आए कि कैसे हो रहा है। तो चलते हैं कुछ फॉर्मूला पर लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन लिखेंगे, बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन लिखेंगे। पहले फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, अगर हमको फंक्शन दिया हो, ठीक है, अगर हमको फंक्शन दिया हो, सपोज कि कोई इंटीग्रेशन करना हो c इंटू यू ऐसे, और साथ में dx मल्टीप्लाई हो। यहाँ c क्या है, यह c इज क्या है, कांस्टेंट, c कांस्टेंट है, और u क्या है, एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन दिया रहो। u कुछ भी हो सकता है, साइन, कॉस, टेन, एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स, लॉग एक्स, ठीक है, कॉट एक्स, लॉग ई के पावर एक्स, फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। इसका इंटीग्रेशन अगर करना हो तो क्या हो जाएगा जी, जैसे आप डिफरेंशिएशन में c को बाहर कर लेते थे, कांस्टेंट को बाहर कर लेते थे, इंटीग्रेशन में वैसे ही करते हैं, c आ जाएगा बाहर, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, u dx का। ये है आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। सपोज हम लोग को दिया होगा इंटीग्रेशन u प्लस माइनस डब्लू प्लस माइनस u प्लस माइनस v प्लस माइनस डब्लू, ठीक है, साथ में दिया हो dx। इसमें क्या करेंगे, तोड़ देते हैं इसको, क्या करेंगे, तो ऐसे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u, ये dx मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, u dx, फिर यहाँ पे लगेगा प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर से dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन तोड़ तोड़ के लग जाता है। फिर यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस माइनस, फिर से इंटीग्रेशन w dx, ठीक है। ये क्या है, u v एंड w क्या है, तीन फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, ये थर्ड फंक्शन। यहाँ सपोज एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, अगर प्लस सपोज दिया, प्लस साइन एक्स दिया है, माइनस ई के पावर एक्स दिया है, तो इसका और साथ में ब्रैकेट मल्टीप्लाई dx, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो किस टाइप का करेंगे, तो इस प्रोसेस से करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस जहाँ जहाँ जैसे रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको रहने देते हैं, थर्ड नंबर लिखते हैं। थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन। क्या बात समझ में आ रहा है, ये याद करना है आपको, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपको याद करना है। ये फॉर्मूला है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद रखना होता है, सर्कल का एरिया और पेरीमीटर कितना होता है याद रखना पड़ता है, स्फीयर वॉल्यूम कितना होता है, सब वैसे ही इसको भी आपको याद करना है, तब आप इंटीग्रेशन को कर सकेंगे। ये सब नियम है, मतलब ये फॉर्मूला है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होता है x के पावर n, उसमें क्या होता था -1, ठीक है, और n नीचे मल्टीप्लाई होता था, इसमें उल्टा होता है, x के पावर n प्लस 1 होगा, और n जो भी यहाँ पे n प्लस 1 के बाद जो भी आपका वैल्यू आया ना, वो नीचे आके क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया थर्ड नंबर, समझ गए। x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यहाँ n क्या है, इंटीजर,
इंटीजर से। ठीक है, समझ गए ना। फोर्थ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये हो जाता है ln x। अगर याद कीजिए ln x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता था 1/x, तो बोल तो रहे हैं डिफ्रेंसिएशन का ठीक इन्वर्स कर देंगे तो इंटीग्रेशन मिलता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना आ जाएगा ln x। समझ पा रहे हैं। 4 नंबर हो गया, शायद इसके नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर लिखते हैं हम, इस लोग को मिटा दे रहे हैं। फिफ्थ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x, सबसे आसान इंटीग्रेशन e के पावर x, ये कभी चेंज ही नहीं होता। डिफ्रेंसिएशन में भी e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन e के पावर x रह गया था, और इंटीग्रेशन में भी e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर x ही रह जाता है। ठीक है। सिक्स्थ नंबर में लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक मिनट, हम लोग क्या किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x log a, ठीक है, बेस में e रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली a के पावर x। आप याद कीजिए y इक्वल टू a के पावर x का डिफ्रेंसिएशन कितना लिखे थे, dy/dx कितना लिखे थे, a के पावर x लिखे थे और log में a लिखे थे, बेस में ही था। तो ठीक इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उल्टा मिल जाएगा, a के पावर x मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। फिफ्थ नंबर, सिमिलरली a के पावर x का भी, a के पावर x अगर dx दिया है तो a कितना मिल जाता है, a के पावर x बाय log a। ठीक है, अगर a के पावर x log a बेस में ही रहेगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली a के पावर x मिलेगा। लेकिन अगर a के पावर x का ही इंटीग्रेशन करना हो, वो तो a के पावर x का डिफ्रेंसिएशन हुआ था ना, तो वो डिफ्रेंसिएशन कितना आया था a के पावर x log a बेस में ही। इसका इंटीग्रेशन करने से फिर से log a के पावर x मिल गया था, लेकिन इंटीग्रेशन ही करना हो a के पावर x का तो क्या आ जाएगा a के पावर x और डिवाइड होता है कितना log a बेस e, log a बेस e। समझ गए। ये सब याद रख लेना है, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए, याद हो ही जाता है, अपने आप हो जाता है, इसमें याद करना भी नहीं पड़ता, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सब हो जाता है। सिक्स्थ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो वहाँ पे sin x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता था cos x ना, यहाँ पे जस्ट क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस cos x हो जाता है। फिर क्या होता है 7 नंबर में, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, वहाँ पे क्या होता था जी माइनस sin x, यहाँ पे प्लस sin x होगा। ठीक उल्टा ही काम करता है। ठीक है, 7 हो गया। इधर कुछ लिख लेते हैं, 8-9 नंबर छोटा छोटा है। आठ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ये होता है, वहाँ पे कितना tan x का होता था ना sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा tan x। फिर क्या होता है 9 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx कितना आ जाएगा, tan x dx। ठीक है, इसको फिर तोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, खैर ये फॉर्मूला में नहीं है, tan x तो फॉर्मूला में नहीं है, हम लिखते हैं एक होता था माइनस cos x, एक होता था माइनस cos x स्क्वायर x ना, माइनस cos x स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा cot x। tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन में फॉर्मूला में नहीं है, ऐसे tan x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता, tan x का भी इंटीग्रेशन हो सकता है, बट फिलहाल फॉर्मूला में नहीं है, फॉर्मूला में नहीं था इसलिए मिटा दिया मैंने। ठीक है, समझ रहे हैं बात। 10 नंबर में हम लिखेंगे sec x tan x, एक होता था याद कीजिए sec x tan x dx, इसका इंटीग्रेशन
ये कितना आ जाएगा sec x tan x। किसका लिख रहे थे, sec x का डिफ्रेंसिएशन लिख रहे थे ना, sec x tan x, ठीक है। तो इस सिंपली क्या आ जाएगा, sec x ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक और होता था cosec x cot x, cosec x cot x, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा माइनस cosec x, या फिर अगर यहाँ माइनस लगा लेंगे तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो क्यों जानते हैं, माइनस यहाँ लगाइए यहाँ इधर लगाएंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर सिर्फ cos x मिलेगा। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस cos x cot x होता था ना, तो माइनस cos x cot x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, cos x हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस रखेंगे तो यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ये है बेसिक टोटल आपको इंटीग्रेशन का आइडिया। और भी इसमें कुछ इंटीग्रेशन में बहुत कुछ है, फिलहाल मतलब बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। बेसिक के लिए इतना अगर आप याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं कि चलेगा, एनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। मिटा दें, चलिए तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। याद कीजिए मैं बोला था इंटीग्रेशन का दो हिस्सा होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले बात करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसका दो हिस्सा होता है, एक इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। पहले बात करेंगे इनडेफिनेट के बारे में। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। अच्छा, उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले एग्जाम्पल समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है, और अभी हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन गिव्स अस इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का, चाहे इंटीग्रेशन बोल, उल्टा भी बोलिए, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूं, dy बाई डी एक्स करूं तो कितना हो जाएगा। अच्छा, यही तो हमारा एफ एक्स के बराबर है ना, तो हम लोग क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स अब क्या कर रहे हैं, एफ एक्स कर रहे हैं, है ना जी। और एफ एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास, dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जगह कितना पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2। और इसका डिफरेंशिएशन तो आपको आता है, 2 नीचे उतर जाएगा, 2 के पावर 2 माइनस 1 तो जाएगा 2x, और 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 2x आ गया। इसी को हम लोग एफ डैश एक्स बोल रहे हैं, एफ डैश एक्स एक नया फंक्शन बन गया। अब बोल रहे हैं कि इसका रिवर्स कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। देखते हैं करके। हमारे पास क्या दिया है, एफ डैश एक्स दिया है कितना 2x, और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स dx करने से क्या मिल जाता है, वापस हम लोग को फिर से एफ एक्स मिल जाता है। देखते हैं करके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलते हैं, इस चीज को हम लोग अभी यूज करेंगे। एफ डैश एक्स अपन लोग कितना मिला है, 2x मिला है, इसका इंटीग्रेशन लगा देंगे dx के साथ, हम लोग को एफ एक्स मिल जाना चाहिए। करिए करिए, देखते हैं, यहाँ पे करते हैं। एफ डैश एक्स की जगह कितना पुट करेंगे, 2x, तो हम लोग डाल दे रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर कितना 2x, और ये कितना है dx। आपने पढ़ा था, फर्स्ट में पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने लिखाया था कि 2 इंटू यू रहता है और dx होता है, तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर लाते हैं, नहीं उसमें c था ना, तो 2 यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 को बाहर ले आ रहे हैं, अंदर में रह जाएगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ x dx। और आपको तो ये भी बताया है कि x के पावर में अगर n रहेगा, इंटीजर्स कुछ भी रहेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन आप जस्ट पढ़े हैं, कितना होता है n टू द पावर n प्लस 1, सॉरी x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यहाँ पे कुछ वैसा ही x के पावर कुछ है, देख रहे हैं, x के पावर 1 है हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन सीखे हम लोग, कितना होता है जी बताइए, साथ मिलकर बोलेंगे 2x के पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। डायरेक्ट नहीं करते हैं, आपके लिए पहला टाइम है, प्रोसेस से करेंगे। तो ये कितना दे देगा, 2x के पावर 2 अपॉन 2
2 से 2 कैंसिल, हम लोग को कितना मिला एक्स स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं एफ एक्स मिलना चाहिए था, इस हिसाब से हम लोग को एफ एक्स मिलना चाहिए था। और ये क्या दे रहा है, एफ एक्स का वैल्यू कितना दे रहा है एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या लिए थे, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितना लिए थे एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या हम लोगों को रिवर्स करने से वापस फिर से डिफ्रेंशिएशन का इक्वेशन मिला क्या, मतलब जो हमारा फंक्शन का इक्वेशन जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे, क्या वापस से उस फंक्शन को मिला, हम लोग मिले क्या, हम लोग को मिला क्या, नहीं ना, क्या बोल रहे हैं, मिले ना मिला जो भी है, हम लोग को मिले क्या, नहीं मिले ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 नहीं मिले ना, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना जी, समझ रहे हैं। तो गड़बड़ को ठीक करने के लिए क्या किया गया, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया, इस फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। तो मॉडिफिकेशन क्या हुआ, इस एफ में साथ में एक प्लस क्या किया गया, कांस्टेंट को सी ऐड कर दिया गया, ठीक है, एक साथ में कांस्टेंट ऐड कर दिया गया। बोला गया कि कोई अगर फंक्शन अगर आपको दिया है और उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा, जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा, उसमें एक सी आप ऐड कर देंगे। अब इस सी जरूरी नहीं कि जीरो ही हो, अगर यहाँ पे अगर 2 की जगह पे यहाँ पे 0 होता, मतलब कुछ भी नहीं होता, तब शायद ये सेटिस्फाई कर जाता, तब आपका एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर होता और हम लोग को एक्स स्क्वायर ही मिल जाता। समझ रहे हैं बात। 2 अगर नहीं होता तो हम लोग बोलते कि हाँ हाँ सर हम लोग को तो मिल गया, लेकिन 2 तो था हमारे पास, तो सी 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसको भी निकालने का एक तरीका होता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के बाउंड्री कंडीशन पे, या फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसमें इस चीज को मेंशन किया जाता है कि उसका बाउंड्री कंडीशन क्या है। अभी बाउंड्री कंडीशन आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आप इतना ध्यान भी नहीं देंगे इस चीज पे। जब क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या होता है बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। एक हम लोग ना कंडीशन लगाते हैं और उसके लिए सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो इतना आप समझ रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन जो करते हैं उसका रिवर्स करने से इंटीग्रेशन मिलता है, ठीक है, वो तो समझ गए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। इसके लिए उसमें क्या करना होता है, एक कांस्टेंट ऐड करना होता है, और यही कांस्टेंट ऐड करने के प्रोसेस को, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, जिस इंटीग्रेशन में आपको एक उसके साथ कांस्टेंट ऐड करना हो उसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बोला जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो अब एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि कांस्टेंट का वैल्यू बाउंड्री कंडीशन देकर के कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन ले एक, चलिए इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इसको मिटा दीजिए। इफ dy बाई डी एक्स दे दिया है पहले से, dy डी एक्स इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कर दिया, आपको नहीं करना होगा। अगर इतना आया हो, dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया हो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ y, इस y का वैल्यू बताइए। उसमें कुछ कंडीशन दिया है, इसमें कुछ कंडीशन दिया है, इधर लिख लेते हैं। इट इज गिवन, बाउंड्री कंडीशन दिया है, इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आता है। कंडीशन मैंने एक बाउंड्री कंडीशन दिया है, यही इसी को मैं बोल रहा था बाउंड्री कंडीशन। अब आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ऐसा कुछ बाउंड्री कंडीशन दिया रहेगा, तो उसको आप पुट करके उस सी का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं, कैसे निकलेगा। हम लोग को डिफ्रेंशिएशन दे दिया है, मतलब एफ डैश एक्स दे दिया है,
इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। इस x को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे लेकर के, यहाँ पे dx कर सकते हैं मल्टीप्लाई, उसका इंटीग्रेशन लगा देंगे और अभी बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका। सिंपली हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ डैश एक्स डी एक्स। यही तो आपका एफ डैश एक्स है, तो इसको लेके पुट करेंगे यहाँ पे, और यही क्या देता है, चलिए इसको भी समझा देते हैं, एक मिनट। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा कितना है, इसी को तो हम लोग एफ डैश एक्स बोलते हैं। तो क्या इस चीज से इस dx को लेकर इधर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, और इस dx को लेकर यहां पे मल्टीप्लाई। अब लगा दीजिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है। यही तो हमारा इंटीग्रेशन का तरीका होता है, इसी को तो हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। एफ डैश एक्स डी एक्स को ही तो हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, यही हम लोग को इंटीग्रेशन देता है ना। जो भी हमारा डिफरेंस डेरिवेटिव जो आया है फंक्शन, उसको डी एक्स से इंटीग्रेट कर देता है, तो हम लोग का वापस से फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग का फंक्शन, अब देखिए इस चीज को यहाँ पे डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, y हो जाता है, ठीक है। यही हम लोग का देखिए वापस से फंक्शन मिलेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स लिखा था, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा था, एफ डैश एक्स मिला था, उस एफ डैश एक्स में मैंने लेके इस डी एक्स को मल्टीप्लाई किया, उसमें इंटीग्रेशन जब लगाया तीनों साइड, तो देखा कि एफ डैश एक्स डी एक्स ही तो इंटीग्रेशन होता है, यही तो तरीका होता है इंटीग्रेशन का। तो अगर मैं इसको इतने को देखूँ, अगर हम लोग इतने को देखें, इसको देखें, तो इस dx को लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इस फंक्शन में से, ठीक है। तो आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते थे, तब इसके बारे में उतना नहीं ध्यान देते, सिर्फ यहाँ पे आप dx को मल्टीप्लाई कर लेते यहाँ पे और उसमें इंटीग्रेशन लगा देते। समझ रहे हैं बात, क्लियर हो पा रहा ना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए छूट गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा dx यहाँ भी आएगा, यहाँ इक्वल साइन लगेगा, ठीक है। ये dx जब जाएगा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई किया था, देखिए एक्चुअली देखा जाए दिस इक्वल टू दिस है, तो dy इक्वल टू कितना हो, तो dx यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ना, समझ रहे ना। वही हम लोग का यही तो होता तरीका इंटीग्रेशन का, ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इस टाइप का अगर फंक्शन दिया हो, ए यू है, एक कांस्टेंट बीच में है, तो कैसे करेंगे, इसको तोड़ लेंगे अलग अलग। कैसे तोड़ लेंगे, इसको लिख लेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर डी एक्स, बीच में साइन है प्लस का तो प्लस लिख लेंगे, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे 1 dx, ठीक है। अब देखिए इसका तो आप पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो x के पावर में 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 प्लस 1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका, dx का। यहाँ से करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा, x के पावर 3, ये कितना मिलेगा जी, x के पावर में 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, जैसे dy का इंटीग्रेशन dx y होता है, वैसे dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का ये है y, ये है y, दिख रहा है सबको, यहाँ तक विजिबल है, ओके, ठीक है। चलिए, तो फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3/3 प्लस एक्स मिल गया, लेकिन हम लोग जस्ट थोड़े पहले पढ़े थे कि हो सकता है कुछ यहाँ पे और कांस्टेंट मिस हो गया हो, जैसे पिछले एग्जाम्पल में मिस हो गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, उसका डेरिवेटिव 2x आया था, उसको जब इंटीग्रेट किए थे तो वापस से वो जो +2 था वो गायब हो गया था, नहीं मिला था। तो ये भी तो हो सकता है यहाँ पे जो डेरिवेटिव करके लाया गया है, इसमें पहले से कुछ कांस्टेंट हो, साथ में और भी कुछ वैल्यू हो, ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं मिला हो, वो चीज़ नहीं मिल पाया हो, समझ पा रहे हैं। तो इस चीज़ को, उस कांस्टेंट को पाने के लिए क्या करना होता है, तो इस बाउंड्री कंडीशन को लगाना होता है। ये बाउंड्री कंडीशन जब आप लगा लेंगे तो आपको मिल जाता है वो सी का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, आपको जस्ट बताया था कि जब भी अब इंटीग्रेशन होगा तो उसके साथ क्या जोड़ लेंगे, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में +c जोड़ लेंगे अपने से, कि मान लेते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट यहाँ पे था, हमको जो नहीं पता है, ठीक है, कुछ कांस्टेंट था।
अब इस सी का वैल्यू निकालने के लिए ये बाउंड्री कंडीशन यूज होगा। तो बोल रहा है सी निकालने के बाउंड्री कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर x का वैल्यू आप 0 पुट करते हैं इस वाले में, इस फंक्शन में, तो y का वैल्यू कितना देगा, उस समय 1 देगा। तो आप पुट कीजिए x का वैल्यू 0। तो जब x यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 के पावर 3 0 बाई 3 0 और यहाँ भी 0, तो ये जीरो प्लस 0 0 देगा। उस समय y कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखिए y का वैल्यू कितना होगा 1। उस समय a कितना जाएगा 0 के पावर 3 बाई 3 प्लस 0 प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना मिल जाएगा, c का वैल्यू 1। मतलब हमारा इक्वेशन एक्चुअली में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3 बाई 3 प्लस एक्स प्लस 1। एक्चुअली इतना था और इस c का वैल्यू कहाँ से मिला, इस बाउंड्री कंडीशन से मिला। और हमेशा बाउंड्री कंडीशन अगर आपको ऐसे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन देता है ना, तो बाउंड्री कंडीशन देता है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है तो बाउंड्री कंडीशन आपको देता है, मिलता है आपको। ठीक है, यह है कहानी टोटल इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का। ठीक है, समझ गए, ऐसे ही करना होगा। बाकी सब आप थोड़ा बहुत कुछ 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक आता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, उसको भी जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा उसमें और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इंटीग्रेशन आप इतना सीख गए ना तो डेफिनाइट में कुछ है ही नहीं। अब डेफिनाइट में कुछ है ही नहीं, इसमें पहले से ही लिमिट डाल देता है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन इसमें क्या करता है, जो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स कर रहे हैं हम लोग dx, जो हम लोग को मिल रहा है fx, ठीक है, या फिर बोल लीजिए y, ठीक है, फंक्शन जो हम लोग मिल रहा है, इसमें क्या करता है ना, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन के अंदर ही, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर इसके ऊपर और इसके नीचे लिमिट सेट कर देता है a से लेकर b तक। ठीक है, अब ये मत पूछेंगे सर ये क्या लिमिट क्या है, ऊपर से a से लेकर b क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब आप धीरे धीरे समझेंगे, तुरंत अचानक से कुछ नहीं होता लाइफ में। ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। ठीक है ना। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या करता है, इस इंटीग्रेशन में एक लिमिट सेट कर देता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहां भी क्या होता है, एक लिमिट सेट हो जाएगा इधर भी, a से लेकर के b तक। ठीक, ओके। इसको कैसे लिखते हैं, इसका जो वैल्यू आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, उस समय हम लोग क्या करते हैं, इसको रहने दीजिए, ये हो जाएगा fx और इसको ऐसे लिखते हैं a से लेकर के b तक। f डैश एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, fx हो जाता है। ठीक है, और हम लोग का वैल्यू कितने बराबर होता है, ये लिमिट डालते हैं a से b, तो यहाँ भी लिमिट a से b डालते हैं। और उसको कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। एक एग्जाम्पल करके दिखाएंगे सब क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में क्या करते हैं, इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, दैट इंप्लाई पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे, तो क्या पुट करेंगे, x की जगह पे b पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एफ बी, माइनस लगाते हैं, फिर देन लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो लोअर लिमिट कितना है, a है, तो x की जगह पे 8 पुट करते हैं, तो एफ बी माइनस एफ ए आपको जो वैल्यू देता है वो हो जाता है एफ एक्स का वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं उस y का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है सबको। इसमें कांस्टेंट हम लोग ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से क्या कर दिए हैं, लिमिट सेट कर दिए हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर सबको। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा। ये हम लोग ये होता है, इसको डेफिनेट बोलते हैं। इसमें कांस्टेंट ऐड नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि पहले से हम लोग बाउंड्री कंडीशन डाल दिए हैं। उसमें बाउंड्री कंडीशन नहीं था शुरू में, ठीक है, उसमें बाद में क्वेश्चन में एक अलग से बाउंड्री कंडीशन देता है, और इसमें पहले से ही लिमिट हम लोग सेट कर दिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट कर दिए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज रूट 5x dx का इंटीग्रेशन करना है, मान लेते हैं 1 से लेकर के 3 तक। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। dy इज इक्वल टू इतना दिया है, dy इक्वल टू दिया है रूट अंडर fx 5x dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3। तो इसको इंटीग्रेशन जब करेंगे, डिफरेंस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए फिर से 1 से 3 लिख देंगे। रूट 5x को क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स। यहाँ से रूट 5 को बाहर ले आइए, रूट 5 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा सिर्फ
रूट एक्स डी एक्स, और रूट एक्स क्या होता है, एक्स के पावर में लिमिट कितना 1 से 3, एक्स के पावर में 1/2, रूट एक्स मतलब एक्स के पावर 1/3 1/2 सॉरी, अब 1/2, अब ये वही एक्स के पावर n वाला इंटीग्रेशन हो गया, तो कितना हो जाएगा, दैट इम्प्लाई y इक्वल टू कितना हो जाएगा, √5 इंटीग्रेशन अब कर ही देते हैं, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, मतलब x के पावर 3/2 बाय 3/2, तो 2 चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2/3, है ना जी, समझ में आया ये क्या किए हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए अगर समझ में आया वीडियो तो, एक बार पीछे जाकर फिर से देख लीजिए, x के पावर हो जाएगा 3/2, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ 1 से लेकर 3, अब इंटीग्रेशन हो गया, अब dx लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इम्प्लाई y इक्वल टू कितना जाएगा √5, ये सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, x के पावर 3/2 1 से लेकर 3 और बाय 3/2, तो 2 चल जाएगा ऊपर, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस 3/2 को बाहर ले, नहीं तो यहाँ हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया जी, ये 3 यहाँ से बाहर कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर लेंगे, कांस्टेंट बाहर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बाहर लेकर रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना बन जाएगा, √5 2/3, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये 1 यहाँ का है, ये 3 यहाँ पे 1, x की जगह पे पहले क्या पुट करेंगे 3, तो 3 का पावर 3/2 माइनस 1 के पावर 3/2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, एक पहले खुद ही एक कांस्टेंट वैल्यू देगा आपको, ठीक है, समझ गए, ये आपका इस टाइप के इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्लियर है, चलिए, थैंक यू।